साथियों नमस्कार। आज हम आपके बीच में आज सुनाते हैं डॉक्टर बाबा साहब का दिया हुआ भाषण दिनांक 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लक्ष्य संबंधित प्रस्ताव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया भाषण। बी.आर. अम्बेडकर बंगाल जनरल के समक्ष बाबा साहब अपना भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा कि आपका आमंत्रण पाकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। सूची में 20-22 सदस्यों का नाम मुझसे ऊपर है और इसलिए मैं समझता था कि अगर बोलने का मौका मिले भी तो कल मिलेगा। मैं पसंद भी यही करता कि कल बोलने का मौका मिलता, क्योंकि मैं आज बिना किसी तैयारी के आया। मैं चाहता था कि इस अवसर पर एक विस्तृत बात प्रस्तुत करूं। ये वक्तव्य और उसके लिए मैं तैयारी कर लेना चाहता हूँ। इसके अलावा आपने वक्ताओं के लिए 10 मिनट का समय निर्धारण कर दिया। इन सब सुविधाओं और असुविधाओं के बीच में नहीं समझ पाता कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर समुचित रूप से किस तरह बोल पाऊंगा। अस्तु जहां तक हो सकेगा संक्षेप में इस पर अपना मत व्यक्त करूंगा। सभापति जी, कल से जो बहस हो रही है उसे मद्देनजर रखते हुए इस प्रस्ताव को 2 हिस्सों में किया जा सकता है। एक हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहीं और दूसरा विवादास्पद है। प्रस्ताव के उस भाग पर जिसमें 5वां और 7वां पैरा है कोई विवाद नहीं है। इन पैरों में देश के भावी विधान के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया। प्रस्ताव को पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो एक समाजवादी की तरह हैसियत से मशहूर है, परंतु मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा कि मुझे इससे बड़ी से बड़ी निराशा हुई, यद्यपि यह विवाद मूलक नहीं है। तो मैं यह आशा करता हूं कि वह उससे कहीं आगे जाएगा, जिसका कि वह प्रस्ताव इस मार्ग में आए हैं। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह पसंद करता यह भाग प्रस्ताव में शामिल ही न किया जाए। प्रस्ताव को पढ़ने यह घोषणा याद आ जाती है जिसे फ्रांस के विधान परिषद में मानव अधिकार शोषण के नाम पर घोषित किया था। मैं समझता हूं कि मेरा यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आज 450 वर्ष बीत जाने पर भी उक्त घोषणा और उसमें दिए हुए सिद्धांत लोगों के दिमाग में बस गए हैं। मैं तो कहूंगा कि यह दुनिया के सब मुल्कों के नई रोशनी वाले आदमियों के ही दिमाग में ही नहीं घर कर गए हैं, बल्कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी जो विचार और सामाजिक जीवन में इतना कट्टर और पुरातत्ववादी है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनकी उपयोगिता न मंजूर करता हो। इन बातों का दोहराना जैसे कि प्रस्ताव में किया गया है केवल पांडित्य
दर्शन करना है। यह सिद्धांत हमारी विचारधारा या दृष्टिकोण में व्याप्त नहीं है। अतः यह घोषणा करना कि यह हमारे सिद्धांत के अंग है नित्यांत अनावश्यक है। इस प्रस्ताव में और भी कई त्रुटियां हैं। मैं देखता हूं कि प्रस्ताव के इस भाग में यद्यपि अधिकारों की चर्चा की गई है, पर उसकी सुरक्षा का कोई उपचार नहीं दिया गया है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अधिकारों का कोई महत्व नहीं यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था न हो, ताकि अधिकारों पर जब कुठाराघात हो तो लोग उसका बचाव कर सकें। ऐसे विचारों का इस प्रस्ताव में बिल्कुल अभाव है। इस सामान्य सिद्धांत का भी इसमें उल्लेख नहीं की गई है। जब तक कानून कुछ जांच पड़ताल कर इसकी आज्ञा न दे, प्रस्ताव में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को भी कानून और सदाचार के अधीन रख दिया गया। निश्चय ही कानून और सदाचार क्या है, इस बात का निर्णय जमाने का शासन प्रबंधन स्फुटित करेगा। किसी प्रबंध का एक फैसला हो सकता है और दूसरे का दूसरा। यह निश्चय रूप से यह नहीं जानते कि इन मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी अगर ये शासन प्रबंध की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। तो प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था भी रखी गई है। यदि प्रस्ताव में कोई वास्तविकता है, इसमें कोई सच्चाई है और इसकी सच्चाई पर मुझे जरा भी शक नहीं है, क्योंकि उसे उपस्थित किया गया है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तो यह उम्मीद करता हूं कि उनमें कुछ ऐसे व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे राज्य के लिए यह संभव हो जाता कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर सकता। और ऐसी विचार में मैं इस बात आशा करता हूँ कि प्रस्ताव साफ साफ शब्द में कहता है ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। देश में उद्योग धंधे का और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक देश की अर्थ नीति समाजवादी नहीं होती, किसी भी भावी हुकूमत के लिए यह कैसे संभव होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कर सके। अतः यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुझे इन सिद्धांतों के सन्निहित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी प्रस्ताव मेरे लिए निराशाप्रद है। अस्तु इतना कह देने के बाद इस विषय को मैं यही समाप्त कर देता हूँ। अब मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से पर आता हूँ, जिसमें प्रथम 4 पैरा शामिल है। सभा के बाद विवाद को देखकर मैंने कहा था कि यह प्रसंग विवादास्पद हो सकता है। सारा विवाद रिपब्लिक शब्द पर केंद्रित। पैराग्राफ 4 के इस वाक्य पर सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त हों, सारा विवाद है। अतः डॉक्टर जयकर ने कल जो यह बात कही थी, मुस्लिम लिंग की गैर हाजिरी में यह उचित न होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर विचार करे। उसी पर सारा विवाद है। आगे चलकर इस देश में क्या विकास होगा और उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा क्या होगा, इस बात को लेकर मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं। मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि से विभक्त हैं। आज हमारा देश कई लड़ाकू दल में बंट गए हैं और मैं तो यहाँ तक मंजूर करूँगा कि ऐसे ही एक लड़ाकू दल के नेताओं में शायद मैं भी एक, परंतु सभापति महोदय,
इन सब बातों के बावजूद भी मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को एक होने से रोक नहीं सकती। जाति और धर्म के विभिन्नता के बावजूद भी हम किसी न किसी रूप में एक होंगे, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। यह कहते हुए मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि यदि मुस्लिम लीग आज भारत के विभाजन के लिए भयानक आंदोलन कर रही है, पर एक न एक दिन स्वयं मुसलमानों को बुद्धि आएगी और वे समझने लगेंगे कि उनके लिए भी संयुक्त भारत की अधिक कल्याणकारी है। इसलिए जहां तक हमारे लक्ष्य का संबंध है, इसमें से किसी को भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, कि कोई संदेह ना होनी चाहिए। हमारी कठिनाई यह नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी कठिनाई तो यह है कि आपकी आज की इस विशाल पर बेमेल आबादी की किस तरह इस बात पर आमादा करेंगे कि वह मिलजुल कर एक फैसला करे और ऐसे पथ ग्रहण करे कि हम सब एक हो जाएं। हमारी कठिनाई इति को लेकर नहीं, अर्थ को लेकर है। हमारा लक्ष्य क्या है यह तो साफ है, पर परेशानी यह है कि काम शुरू कैसे करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो समझता हूँ कि सभी को रजामंद करने के लिए, हमारे देश के प्रत्येक वर्ग को इस बात पर आमादा करने के लिए कि हम सब एक राह पर चले। बहुमत वाले दल की यह बड़ी से बड़ी राजनीतिज्ञता होगी कि वह इन लोगों की बद्धमूल और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए कुछ रियायतें दे दे, जो आज हमारे साथ चलने में दुविधा बोध कर रहे हैं। इसी प्रस्ताव से प्रेरित होकर मैं यह आलाप कर रहा हूं कि हम ऐसे नारे लगाने बंद कर दें जिससे लोग का भय होगा। अपने विरोधियों के बद्धमूल धारणा को, पक्षतापूर्ण धारणा को दूर करने के लिए उन्हें कुछ रियासतें दें, ताकि वह स्वेच्छा से हमारे यहाँ उस पथ पर चल सके जिस पर कुछ दूर चलने के बाद हम अपनी एकता की मंजिल तक पहुँच जाए। अगर मैं यहाँ डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन कर रहा हूँ तो केवल इसी उद्देश्य के लिए कि हम सभी यह समझे कि यह कानूनी प्रश्न नहीं है, हम सही है या गलत, जो रास्ता हम ग्रहण कर रहे हैं वह हमारे कानूनी अधिकारों संगत है या नहीं, वह 16 मई या 6 दिसंबर के वक्तव्य के अनुकूल है या नहीं। इन सब बातों को छोड़ दीजिए। हमारी समस्या इतनी गहन है कि कानूनी अधिकारों को उसका समाधान न होगा। यह कानूनी समस्या है। हमें कानूनी ख्याल को छोड़कर कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे लोग जो नहीं शामिल हैं शामिल हो जाएं। हम उसका यहाँ आना आवश्यक बनाएं, यह मेरी प्रार्थना है। बहस मुबाहिसे के दौरान 2 ऐसे प्रश्न उठाए गए जो मुझे इतने खटके कि मैंने उन्हें कागज पर नोट कर लिया। एक प्रश्न मेरा ख्याल है कि मेरे मित्र बिहार के प्रधानमंत्री ने उठाया था, जिन्होंने कल सभा में वक्तव्य दी थी कि अपने कहा था, भला यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग को विधान परिषद में सम्मिलित होने से कैसे रोक सकता है। आज मेरे मित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक दूसरा प्रश्न उचित उपस्थित किया कि क्या यह प्रस्ताव मंत्री परिषद
प्रतिनिधि मंडल की योजना के विपरीत है? मैं समझता हूँ कि ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इनका उत्तर और स्पष्ट उत्तर आवश्यक है। यह प्रस्ताव चाहे खूब सोच समझकर शांत चित्त से प्रस्तुत किया गया या केवल संजोगवश बन गया हो, और मैं तो यही मानता हूँ कि इसका यह परिणाम होगा कि मुस्लिम लीग बाहर ही रह जाएगी। भले ही यह प्रस्ताव इस परिणाम के अभिप्राय से न बनाया गया हो। इस संबंध में मैं आपका ध्यान प्रस्ताव से पैरा 3 की ओर आकृष्ट करूंगा, जो मेरे समझ में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस पैरा में भारत के भावी विधान की तस्वीर है। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय का क्या अभिप्राय है, पर मैं मानता हूं कि पास हो जाने पर विधान परिषद के लिए यह प्रस्ताव एक तरह से आदेश मूलक हो जाएगा कि वह इसके पैरा 3 के अनुसार ही विधान बनाए। पैरा 3 क्या कहता है? यह कहता है कि इस देश में 2 भिन्न भिन्न राज्य पद्धतियां होंगी। एक तो उन खुद मुख्तार प्रांतों, रियासतों या अन्य प्रदेशों के लिए जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। इन खुद मुख्तार प्रांतों को सारे अधिकार प्राप्त होंगे, इन्हें अपशिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे। उन खुद मुख्तार प्रदेशों के ऊपर एक संघ सरकार होगी जिसके अधिकार में कुछ विषय होंगे जिन पर कानून बनाने का, शासन चलाने का संघ सरकार को ही अधिकार हो। प्रस्ताव के इस हिस्से में गुटबंदी का कहीं जिक्र नहीं। यह गुट संघ सरकार और घटकों के बीच एक मध्यवर्ती संगठन है। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए या कांग्रेस वर्धा वाले प्रस्ताव को भी देखते हुए मैं स्वीकार करता हूं कि स्वयं मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रस्ताव में गुटबंदी की कल्पना का कोई जिक्र भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रांतों की गुटबंदी के विचार को नहीं पसंद करता। मैं एक दृढ़ और संयुक्त केंद्र चाहता हूँ, उससे भी ज्यादा मजबूत केंद्र जो सन 1935 के एक्ट के मुताबिक बना। पर सभापति महोदय, इन इच्छाओं का रायों और स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने का हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस स्वयं दृढ़ केंद्र की विघटित करने पर राजी हो गई। ऐसे दृढ़ केंद्र की विघटित करने पर जो 150 वर्षों के लंबे शासन के बाद बना था, और जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक प्रसन्नता, सम्मान और कल्याण की चीज थी। पर जब हमने उन स्थिति को त्याग दिया, तब हमने स्वयं स्वीकार किया कि हम मजबूत केंद्र नहीं चाहते। जब हमने मंजूर कर लिया कि संघ सरकार और प्रांतों के बीच उपसंघ की एक मध्यवर्ती राज्य पद्धति होनी चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा 3 में गुटबंदी का जिक्र क्यों किया गया। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सम्राट की सरकार तीनों ही योजना की गुटबंदी संबंधी धारा के अर्थ पर मतभेद रखते हैं, परंतु मैं तो हमेशा से यही समझता हूं कि कांग्रेस ने यह मंजूर कर लिया कि यदि भिन्न भिन्न गुटों के प्रांत अपना उपसंघ बनाने पर राजी हो तो कांग्रेस को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई मुझे बता दे कि मेरा ऐसा समझना गलत है, तो मैं अपनी भूल स्वीकार करता। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस दल की विचारधारा समझने में मैं सही हूँ।
मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रस्तावक और उनके दल के जिन बिना पर प्रांतों की गुटबंदी या उसके उपसंघ बनाने की कल्पना को स्वीकार किया था, उसका इस प्रस्ताव में आखिर प्रस्तावक ने हवाला क्यों नहीं दिया? इस प्रस्ताव के मध्यवर्ती संघ का जिक्र दूर ही क्यों रखा गया? मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिलता। इसलिए बिहार के प्रधानमंत्री ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सभा से प्रश्न किया है कि भला यह प्रस्ताव 16 मई के वक्तव्य के विपरीत कैसे है और यह लीग को विधान परिषद में आने से कैसे रोकता है, उसके उत्तर में मैं कहूंगा कि आपके इस प्रस्ताव के तीसरे पैरा में मुस्लिम लीग आवश्यक लाभ उठाएगी और अपनी उपस्थिति का औपचारिक दिखाएगी। सभापति जी, कल मेरे मित्र डॉक्टर जयकर ने इस प्रश्न पर बहस मुतलबी करने के लिए अपने पक्ष का प्रतिपादन किया, कुछ कानून ढंग पर जिक्र किया। उनकी दलील का यह आधार था कि आया हमें इस प्रस्ताव को पास करने का अधिकार भी है। उन्होंने मंत्री प्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य का कुछ भाग पढ़कर सुनाया जो इस परिषद की कार्यविधि के संबंध रखता है। उनका मंतव्य यह था कि इस प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय करने की जो पद्धति परिषद अपना रही है वह योजना में दी हुई पद्धति के प्रतिकूल है। मैं इस बात को दूसरी तरह से सभा के सामने रखना चाहता हूँ। मैं अपने इसे यह नहीं पूछना चाहता कि आपको यह प्रस्ताव जल्दबाजी में पास करने देने का हक है या नहीं। हो सकता है कि आपको यह अधिकार हो, और जो बात मैंने आपसे यह नहीं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि क्या इस प्रस्ताव को पास करना आपके लिए बुद्धिमानी और नीतिज्ञता की बात होगी? अधिकार एक बात है और बुद्धिमत्ता दूसरी। मैं चाहता हूँ कि सभा इस बात पर दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करे। वह इस दृष्टिकोण से इस पर विचार न करे कि उसे इस प्रस्ताव को पास करने का हक है या नहीं, वरन इस ख्याल से कि क्या इसे अभी पास करना बुद्धि संगत होगा, नीतिज्ञता की बात होगी। मेरा कहना है ऐसा करना बुद्धिमत्ता और नीतिज्ञता से विपरीत है। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक और प्रयास करना चाहिए। यह मामला इतना संगीन है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। यहाँ राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहाँ नेताओं, दलों और संप्रदायों की शासन का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। वहाँ तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। मैं केवल इस बिना पर ही डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इसे विधान परिषद सुसंगठित रूप से अपना काम करेगी और कार्य आरंभ के पहले मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया को जाननी होगी। बल्कि इसलिए भी कि हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अगर हम जल्दबाजी से काम करेंगे तो हमारे भविष्य का क्या फैसला होगा। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के दिमाग में, जिसका इस सभा में प्रबल बहुमत है, क्या नक्शा है।
मुझ में यह दैवी शक्ति नहीं कि इस बात को जान जाऊं कि वे क्या सोचेंगे, उनकी युक्ति और युद्ध कौशल क्या है, इसे मैं नहीं जानता। परंतु इस उपस्थिति मामले पर बहैसियत एक बाहरी आदमी के जब मैं अपना दिमाग लगाता हूं तो मुझे 3 ही रास्ते दिखाई देते हैं। इनमें से हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। एक रास्ता तो यह है कि एक दल दूसरे दल की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा रास्ता यह है कि हम आपस में विचार विनिमय कर समझौता कर लें। और तीसरा रास्ता यह है खुलकर लड़ाई की जाए। सभापति जी, परिषद के कुछ सदस्य की ओर से मैं यह भी सुनता रहा हूँ कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा कि इस कल्पना से ही कांप उठता हूँ कि इस देश का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि युद्ध द्वारा वह देश की राजनीतिक सत्ता समस्या का हल कर देगा। मुझे नहीं मालूम कि देश के कितने लोग इस विचार का समर्थन करते हैं। बहुत से लोग इस विचार का समर्थन करते हैं और मेरी समझ में बहुत से लोग इसलिए समर्थन करते हैं कि उनका विश्वास है उनका यह युद्ध अंग्रेजों के साथ होगा। अगर यह युद्ध जो लोग के दिमाग में है परिमित दायरे में होता और सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित रहता तो मुझे इस कौशल पर, इस युक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु क्या आप समझते हैं कि यह युद्ध सिर्फ अंग्रेजों से ही के ही विरुद्ध होगा? मुझे यह कहने में रंज मात्र भी दुविधा नहीं है। इस सभा के सामने मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर देश में युद्ध हुआ और उसका संबंध हमारी आज की समस्याओं से रहा तो फिर यह युद्ध अंग्रेजों के साथ न होगा, यह होगा मुसलमान के साथ, बल्कि यह उनके उससे भी बुरा होगा और यह युद्ध होगा मुसलमानों और अंग्रेजों की सम्मिलित शक्ति के साथ। मैं नहीं समझ पाता यह संभावित युद्ध किस तरह उनसे भिन्न होगा जिसकी विभीषिका की कल्पना मैंने की है। महामनाब्रुक की उस प्रसिद्ध वक्तव्य का एक अंश मैं सभा को पढ़कर सुना देना चाहता हूँ, जो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेरिका के मेल मिलाप करने के संबंध में दी थी। मेरा विश्वास है कि शायद सभा के उद्देश्य पर इसका असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि अंग्रेज अमेरिका के विद्रोही निवेशकों को जीतकर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस उपनिवेशकों को जीतने का विचार परित्याग करने के संबंध में ब्रुक ने यूं कहा था कि सभापति महोदय, प्रथम तो मुझे यह कहने की अनुमति दें, केवल बल प्रयोग कभी अस्थायी नहीं है। उससे कुछ देर के लिए किसी को दबाया जा सकता है, पर उससे पुनः दबाने की आवश्यकता दूर नहीं की जा सकती। उस जाति पर कभी शासन नहीं किया जा सकता जिसे हमेशा ही जीतने की जरूरत हो। मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि बल प्रयोग का परिणाम अनिश्चित होता है। बल प्रयोग से सदा आतंक ही नहीं पैदा होते। अगर हम सदा शस्त्र ही उठाए रहे तो फिर वह विजय कैसे? बल प्रयोग में अगर आप असफल होते हैं तो फिर कोई साधन आपके पास नहीं रह जाता। अगर आप मीठे तरीके से सुलह करने में असफल होंगे तो बल प्रयोग का समाधान आपके हाथ में रहता है। पर बल प्रयोग में अगर आप
हारें तो फिर समझौते की कोई और गुंजाइश नहीं रहती। दया दिखाने से अधिकार और शक्ति तो कभी कभी प्राप्त हो जाते हैं, पर बल प्रयोग में पराजित होने पर आप अधिकार की भीख नहीं मांग सकते। बल प्रयोग के दूसरी और आपत्ति यह है कि इसके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास आप अपने लक्ष्य को ही छिन्न और दुर्बल बना देते हैं। बल प्रयोग में विजय होने पर आपको क्या मिलता है? जो भी आप पाते हैं वह युद्ध के सिलसिले में प्रायः मूल्यहीन, जर्जरित और बर्बाद हो चुका रहता है। निश्चय ही आप उसे पाने के लिए युद्ध नहीं करते। यह मेरी गंभीर चेतावनी है और इसकी अपेक्षा करना खतरनाक हो। अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बल प्रयोग द्वारा युद्ध द्वारा, क्योंकि बल प्रयोग ही युद्ध है, हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाए ताकि मुसलमानों को दबाकर उससे वह विधान मनवा लिया जाए जो उनकी रजामंदी से नहीं बना, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस जाएगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा लगा रहना पड़ेगा। एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त नहीं हो जाएगा। मैं आपको और अधिक समय नहीं लेना चाहता। पुनः एक बार बर्क के कथन का हवाला देकर मैं अपनी भाषण समाप्त कर देता हूँ। बर्क ने कहीं पर कहा है कि शक्ति देना तो आसान है, पर बुद्धि देना कठिन है। आइए हम अपने आचरण से यह प्रमाणित कर दें कि अगर इस परिषद ने सर्वोच्च सत्ता जबरदस्ती अन्याय पूर्वक ले ली है, तो वह उस सत्ता को प्रयोग बुद्धिमानी से करेगी। यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए हम देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकते हैं, और कोई वर्ग नहीं जिस पर चलकर हम एकता पा सकें। इस बात के संबंध में हम लोगों को कोई संदेह न होना चाहिए। और अंत में आंतरिक झगड़ों के खुद को अलग रखें, अन्यथा नेतृत्व का लालच आपकी ताकत को कमजोर करता है, आपकी स्थिति को खराब करता है और आपके लक्ष्य को बाधित करता है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकार के लिए सबसे बेहतर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए अपने संघर्ष को जारी रखो और अपनी शक्तियों को संगठित करो। सत्ता और प्रतिष्ठा संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह बहुत जरूरी है कि राजनीतिक बागडोर अछूतों के हाथ में आनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करनी चाहिए। भारत में छुआछूत को तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक अछूत वर्ग राजनीतिक तंत्र को नियंत्रित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने अपने भाषण प्रस्तुत किए थे। उम्मीद है कि आपको ये भाषण अच्छा लगा होगा। तो अगर जो आपको ये भाषण अच्छा लगा तो हमारे चैनल बुद्ध विचार मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।